मेरा नाम फैसल है और मैं खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ, क्योंकि जिसने अपनी माँ को ना देखा हो वो बदकिस्मत ही हो सकता है। और मेरी माँ तो मुझे जन्म देते वक्त ही खालिक के हकीकी से जा मिली थी, और बाप मेरी पैदाइश के चंद माह पहले ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुनिया को छोड़ गया था। जब सर पर बाप का साया ना हो और साथ माँ ना हो तो इंसान दुनिया की धूप में अकेला खड़ा झुलस जाता है और अपने गैर हो जाते हैं। हमसे भी माँ बाप के जाने के बाद खानदान वालों ने कब का मुंह मोड़ लिया था। मेरा आखिरी और वाहिद सहारा सिर्फ मेरा बड़ा भाई था। भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी पैदाइश के वक्त मेरे भाई की उम्र भी कोई 10-12 साल की थी। न जाने उसने मुझे पालने की खातिर दुनिया जहान में कितने धक्के खाए और गम झेले। मेरी नज़र में भाई ही वो इज्जत और एहतराम था जो माँ बाप के लिए होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उनकी जगह पर इस रूप में सिर्फ अपने भाई को ही देखा था। घर में कोई औरत न होने के बावजूद मेरे भाई ने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। वही मुझे दूध पिलाता, मेरे कपड़े धोता और मुझे सुलाता। मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे पढ़ाने लिखाने की खातिर मेरा भाई मेहनत मजदूरी करता, क्योंकि मेरी पैदाइश के बाद मेरा भाई अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका था। इसीलिए उसे सख्त मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसके बदले में आने वाली रकम से हमारा खाना पीना और मेरी पढ़ाई का खर्चा पूरा होता। मैं तो अभी छोटा ही था, इस बात का ज्यादा एहसास तक न था कि मेरा भाई घर का गुजारा कैसे पूरा करता होगा, और ना ही कभी भाई ने मुझ पर ऐसा कुछ जिताया था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि मेरी खातिर भाई को बहुत मुशक्कत करना पड़ती है। भाई की मुझ में जान बसती थी तो मैं भी भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हम दोनों ही भाई एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि बिना देखे एक पल गुजारा न करता। मेरी उम्र 17 साल थी जब मुझे यह एहसास शिद्दत से होने लगा कि भाई अकेला मेहनत करता है, मुझे भी कुछ करके उस घर के खर्चे में हिस्सा डालना चाहिए। इस घर के खर्चे भी क्या थे, सिर्फ मेरी ही ज़रूरियात पूरी करना भाई का मकसद था। वो खुद तो जहाँ काम करते थे वहीं से खाना भी खा लेते थे, मेरी ही खातिर वो लाते और पकाते थे। मैंने एक रोज़ पहली बार जब उनसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, आप मुझे कहीं पर काम दिलाएं, तो भाई को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा मुकम्मल ध्यान अपनी पढ़ाई पर हो और कमाने की मैं फिक्र न करूं। वो मुझे नौकरी के झंझटों और फिक्रों में नहीं डालना चाहते थे और खुद ही अकेले मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते थे। लेकिन अब मुझे यह एहसास शिद्दत से होने लगा था कि भाई अकेले बहुत उम्र गुजार चुके हैं और मेरे लिए उन्होंने अपने बारे में सोचना कब का छोड़ दिया है। मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के लिए वो अपनी ज़ात को फरामोश कर चुके हैं। और अब जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे भाई की शादी हो जानी चाहिए और वो अपना घर बसा लें। उनकी उम्र भी अब ज्यादा होती जा रही है और उनको भी किसी ऐसे कांधे की जरूरत थी जिस पर सर रखकर सुकून की नींद सो सकें। मेरी परवरिश की खातिर उन्होंने न जाने अपनी कितनी ही नींदें खराब की थी। अब मेरा भी ये फर्ज बनता था कि मैं उनके आराम और सुकून का ख्याल रखूं। हमारे आगे पीछे वैसे भी कोई बड़ा नहीं था जो इस बात का ख्याल करता। शाम को भाई वापस आए तो मैंने उनसे इस मामले पर बात की, लेकिन उनका भी यही कहना था कि कोई ऐसा रिश्ता नज़र में नहीं है और कोई ऐसा इंसान है जो हमारी बात कहीं पर चलाए। ये बात मैंने ठान ली थी कि मुझे अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढना है। मैं उन दिनों कॉलेज में था और मेरे साथ उस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ती थी। काफ़ी सारे लड़के तो वहाँ पर मेरे दोस्त थे, लेकिन लड़कियों से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ना मैंने कभी बनाने की कोशिश की थी। मेरे भाई ने मुझे सख्ती से मना किया था कि किसी लड़की से कॉलेज में ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां कॉलेज में बड़े घरानों की ही थी और हम गरीब लोग थे। भाई डरते थे कि कहीं कोई मसला ना हो जाए और हम भला कहाँ इन झमेलों से निमट सकते हैं। इसीलिए मैं खुद भी बहुत एहतियात करता था, ऐसी कोई भी बात ना हो जिसकी वजह से मुझे या मेरे भाई को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। मेरा दोस्त नुमान अक्सर मुझ पर हंसते हुए कहता था कि मैं बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माता और घबराता हूँ, बल्कि मेरी सारी आदत ही उसे लड़कियों जैसी लगती थी। अब मैं उसे कहाँ बताता कि जिनके माँ बाप मर जाते हैं, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और बहुत एहतियात से जीना पड़ता है, क्योंकि कदम कदम पर मुश्किलात उन्हें गले से लगाने को बेताब रहती हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त नुमान के साथ कॉलेज के ग्राउंड में बैठा हुआ था। जब दो लड़कियां पास से गुजरी तो उनमें से एक ने मेरी जानिब देखते हुए अपनी दोस्त को कुछ बोला, तो उसकी दोस्त ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, यही है ना फैसल? मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, भला वो दोनों मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी? मैं तो उनको जानता भी नहीं था, फिर वो एक दूसरे से क्यों मेरे मुतालिक बात कर रही थी? मुझे उन दोनों का
अपनी तरफ इशारा करना बहुत बुरा लगा और मैं घबरा भी गया, क्योंकि लड़कियों के 1000 मामलात होते हैं और उनके मामलात में बंदा फंस जाता है और फिर बहुत बुरी होती है। इसीलिए मैंने उन दोनों को इग्नोर किया और नुमान के साथ बातों में मसरूफ हो गया। मैंने ज्यादा मामले में पढ़ना पसंद नहीं किया था और अपने दोस्त की तरफ तवज्जो करके बैठ गया। अगले दिन फिर से वो लड़कियां जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने नोट किया कि वही दोनों लड़कियां आपस में मेरी तरफ देख देख कर बातें कर रही हैं। मैं इंसान था, मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो लड़कियां मेरे बारे में ही करती हैं। इसीलिए मुझसे रहा न गया और मैंने उन दोनों लड़कियों से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। दरअसल मुझे डर ये था कि अगर मेरी तरफ से उनको कुछ गलत फहमी है तो मैं बात को साफ कर दूं और गलत फहमी को दूर कर दूं, क्योंकि मेरे भाई पहले ही ऐसी बात से डरते हैं और मुझे भी कई बार नसीहत कर चुके हैं कि इन सब मामलात से दूर रहो, और अगर ऐसी वैसी कोई बात हो जाती तो मैं किस मुंह से अपने भाई का सामना करता, और अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो मेरी वजह से मेरे भाई को भी काफी मुश्किलात सहनी पड़ती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे बेहतर लगा कि दो टोक बात करके हर तरह की गलतफहमी को दूर कर दिया जाए। इसी मकसद के लिए मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि कल से नोट कर रहा हूँ, शायद आप लोग कुछ बोलना चाहती हैं, तो जो कहना है एक ही बार में साफ साफ कह दीजिए, और अगर नहीं बताना चाहती तो भी प्लीज आप दोनों मेरी तरफ देखकर हंसना और बातें करना बंद कर दें, क्योंकि चाहे मैं मर्द हूं लेकिन मुझे इस तरह के इशारेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप मेरी और अपनी दोनों की इज्जत का ख्याल कीजिए और मुझे देखकर हंसिए मत। मेरे मुतालिक बात करनी है तो मुझसे कीजिए, बात बिगड़ेगी तो बहुत आगे जाएगी और हम दोनों की ही बदनामी होगी। उनके नाम तो पहले से जानता था, एक नायला थी और दूसरी सिद्रा, और दोनों ही मेरी सीनियर्स थी। मैंने अपनी तरफ से बात को क्लियर करना और उन्हें समझाना जरूरी समझा और समझा भी दिया। मैंने जब ये बात की तो सिद्रा चुप हो गई, जबकि सिद्रा के साथ मौजूद उसकी दोस्त नायला ने कहा, क्या आप कॉलेज के बाद हमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हम आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहते हैं। मैं पहले तो घबरा गया, लेकिन अपने दोस्त नुमान के कहने पर उन्हें हाँ कह दी। फिर वादे के मुताबिक मैंने कॉलेज के बाद पास ही एक पार्क की तरफ चल पड़ा, जहाँ उन दोनों ने मुझे आने का कहा था। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। मैं अपने दोस्त को लेकर उन दोनों के पास गया और वो बात पूछी जो बताने के लिए नायला ने मुझे बुलाया था, और मेरे पूछने पर नायला ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे कुछ शक तो पहले से ही था कि वो दोनों कोई ऐसी ही बात करने वाली हैं, लेकिन ऐसे बराह रास्त वो कह देंगी मैंने नहीं सोचा था। और दूसरी जो बात वो कह रही थी मेरे नज़दीक वो बेवकूफ़ाना बात थी, जो मैं सोचना तो दूर सुनना भी नहीं चाहता था। नायला ने झिझकते हुए बताना शुरू किया कि वो मुझे कहने लगी कि मेरी दोस्त सिद्रा आपको बेहद पसंद करती है। इसने कई बार आपको ये बात बताना चाहिए है, लेकिन ना इसकी हिम्मत हो सकी है और ना ही आपका कभी इस तरफ ध्यान गया कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को समझ सकें। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे उस बात का डर था कि किसी लड़की को कोई मामला मेरे गले न पड़ जाए, और वो तकरीबन पड़ ही रहा था, लेकिन मुझे अपने आप को इस सब से दूर ही रखना था। मैंने घबराते हुए उसको कहा कि मुझ में या मेरी ज़ात में दिलचस्पी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप भी जिस काम के लिए कॉलेज आती हैं उसी पर ध्यान दिया करें। मुझे भी वो काम करने दें जिसके लिए मैं कॉलेज आता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा आप दोनों यूं हर जगह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती और बातें करती हुई नहीं पाई जाएंगी, वरना मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और प्रिंसिपल को आप दोनों की शिकायत कर दूंगा। मैंने उनको खरी खरी सुनाई थी और गुस्से में अपने दोस्त को लिए वापस आ गया था। मैंने एक बार भी पलटकर उन दोनों को नहीं देखा। मेरी इस कदर तेज लहजे पर उन दोनों पर क्या गुजरी, क्योंकि अगर मैं उनसे जरा सी भी नरमी से बात करता तो उनको शय मिल जाती और फिर मैं ही हर तरफ से फंसता, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर यही कहा जाता है कि लड़के ही लड़कियों को बहला फुसलाते हैं। मैं घर आकर भी काफ़ी डिस्टर्ब रहा। वो दोनों मेरे हवासों पर छाई रही और इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरा दिमाग बहुत डाइवर्ट हो गया था और मेरा किताबों में दिल नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने 2 दिन कॉलेज से छुट्टी कर ली और तीसरे दिन इन भाई ने सवेरे सवेरे उठा दिया और पूछने लगे कि इतने दिन तक कॉलेज न जाने की क्या वजह है। तो मैंने सर दर्द का बहाना बनाकर असल बात को छुपा दिया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बात को ख़त्म कर चुका था और भाई पहले ही मेरी पढ़ाई के अखराजात और घर के अखराजात की वजह से परेशान रहते थे। इसलिए उनको मज़ीद परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उठकर हाथ मुंह धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो गया। नायला और सिद्रा की बातों से जो घबराहट थकन दिमाग पर गालिब थी वो 2 दिन आराम करने से उतर चुकी थी और अब मैं खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था, इसीलिए कॉलेज रवाना हो गया। मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा दोस्त सलमान मेरा मुंतजिर था। 2 दिन से मैंने अपना फ़ोन भी बंद रखा हुआ था, तो वो परेशान था मेरे लिए।
मैं उससे मिला तो उसने एक बड़ी ही अजीब बात बताई, जो मुझे सुनकर शौक तो नहीं लगा लेकिन कुछ अजीब जरूर महसूस हुआ। उसने बताया कि वो सिदरा जो कल मुझसे पसंदीदगी का इजहार कर रही थी, अब इंग्लिश डिपार्टमेंट के दानिश मुगल के साथ घूमती फिरती पाई जाती है। सिर्फ 2 दिन में ही उसकी मेरे लिए मोहब्बत ओढ़नछू हो गई थी। और यही हकीकत थी आजकल की मोहब्बत की। लोग अपनी सहूलत के लिए लोगों को चुनते हैं और फिर जल्द ही तरजीहात बदल जाती हैं। भाई शायद इसीलिए मुझे हमेशा लड़कियों से दूर दूर रहने की तलकीन करते हैं, और मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने सिदरा के इजहार पसंदीदगी के जवाब में भटक कर जज्बाती जवाब नहीं दिया। वो काफी खूबसूरत थी और उसे देखकर किसी को भी उससे मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों पर अपने भाई की नसीहतों की पट्टी बांध रखी ही थी, इसीलिए मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकी। और अच्छा ही था कि नहीं हुई। वो जो 2 दिन में जज्बात को भूल जाते हैं उनसे मोहब्बत होनी ही नहीं चाहिए। मुझे 2 दिन टेंशन देकर वो मजे से पीछे 2 दिन दानिश मुगल के साथ घूम फिर रही है। वाह। मैंने नुमान को कहा कि मट्टी डाले अब सिदरा वाले किस्से पर, और किसी से भी जिक्र न करे, और खासकर मेरे भाई तक तो ये बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए। बिला वजह भाई परेशान हो जाएंगे, जैसे वो मेरे लिए हर वक्त हो जाया करते हैं। उन दिनों मेरी जिंदगी के 2 ही मकसद रह गए थे, एक दिल लगाकर पढ़ना और दूसरा भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी करवा देना, ताकि भाई भी मेरी फिक्र से आजाद होकर अपनी जिंदगी जिए, अपना घर बार बसाएं और खुश रहा करें। लेकिन मुझे कोई ऐसी लड़की मिल ही नहीं रही थी जो हमारे मकान को घर बना देती। मुझसे जब कुछ ना बन सका तो मैंने मोहल्ले के रिश्ते करवाने वाली आंटी को भाई के लिए रिश्ता ढूंढने का कहा, लेकिन उनके दिखाए रिश्ते हमारे मयार से बहुत ऊपर थे। बहुत अमीर अमीर घरानों की लड़कियों के रिश्ते दिखाती थी, जहां रिश्ता जोड़ पाना हमारी औकात से बाहर था। एक रिश्ता तो वो ऐसा लाई कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी और हुस्न का शाहकार। लड़की और उसके बाप दोनों ने भाई को पसंद भी कर लिया था, लेकिन भाई ने इनकार कर दिया। उनके इनकार की 2 वजूहात थी। एक तो वो सादा से बंदे हैं और अपने जैसे ही लोगों से अपने लिए बीवी लाना चाहते हैं, जो सारी जिंदगी उनका साथ निभाती रहे, चाहे हालात जैसे भी हों। भाई अमीरों से रिश्तेदारियां जोड़ने का शौक नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अमीर रिश्तों को जोड़ना नहीं जानते। और इनकार की दूसरी वजह मैं था। उस करोड़पति लड़की और उसके बाप ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद भाई उनके साथ घर दामाद बनकर रहेंगे, क्योंकि उनकी एक ही बेटी है और वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और शर्त रखी कि भाई को अकेले ही उनके साथ जाना होगा। भाई के साथ वो मुझे रखने से इनकार कर चुके थे, और मेरे भाई को तो मेरे बगैर सांस तक नहीं आती थी। वो चाहते थे कि भाई मुझे छोड़कर उनके पास चले जाएं। भाई ने उनको साफ इनकार कर दिया और मुझे भी मना कर दिया कि मैं उनके लाए हुए कोई रिश्ता ना देखूं। उनका कहना था कि जब किस्मत में लिखी होगी तो शादी खुद ब खुद हो जाएगी। वैसे तो मैं भाई की हर बात मानता था, लेकिन मैं भाई की ये बात नहीं मान सकता था। मैंने उनके मना करने के बावजूद भी अपनी तलाश जारी रखी, और ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इसीलिए मुझे यकीन था कि मुझे एक अच्छी लड़की भाभी के रूप में जरूर मिल जाएगी। मैं उन दिनों उसी काम में लगा रहता था, और उस दिन भी कॉलेज के गार्डन में बैठा मैं मोबाइल पर रिश्ते करवाने वाली आंटी की भेजी गई लड़कियों की तस्वीर देख रहा था, जब मुझे अपने अक़ब में एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैंने मोबाइल से नजर हटाकर पीछे देखा तो वहां नायला खड़ी थी। उसने मुझे मुखातिब किया। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा कि वो क्या कहना चाहती है, तो उसने मुझसे बैठने की बात की और बात करने की इजाजत मांगी। मैंने कहा बैठ जाओ, तो वो मेरे सामने ही घास पर बैठ गई। वो काफी कंफ्यूज और शर्मिंदा सी लग रही थी और मुसलसल अपनी उंगलियों को चटखाए जा रही थी। मैंने उकताकर उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि जो भी कहना है जरा जल्दी कहो, मुझे कहीं जाना है। तब वो कहने लगी, मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ फैसल। दरअसल मैंने इसी सेमेस्टर कॉलेज को ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं दूसरे शहर होती थी और अब अब्बा की पोस्टिंग हुई है तो हम यहाँ आ गए, और मैंने भी दूसरे शहर के कॉलेज से माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था। मुझे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 माह हुए हैं और सिद्रा से मेरी दोस्ती पिछले 1 माह से है। वो जिस तरह आपको देखती थी, आपसे बातें करती थी, आपके ख्वाब देखती थी, आपके लिए आहें भरती थी, तो मुझे लगा वो आपसे मोहब्बत करती है। मुझे नहीं पता था कि उसकी फितरत आज़ाद परिंदे जैसी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। इस कॉलेज में वो मेरी इकलौती दोस्त थी और दोस्त के नाम पर दूसरे दोस्त का फर्ज होता है कि उसके काम आए। मैंने उसके दिल की बात आप तक पहुंचाई जो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और मैं उस पर बेइंतहा शर्मिंदा हूँ। मैं काफ़ी दिन से आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझ में हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। जिस तरह से आपने उस दिन डांटा था तो मेरी सारी हिम्मत ही ख़त्म हो गई। आज बहुत हिम्मत करके आई हूँ आपसे बात करने और माफ़ी मांगने। प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मुझे नायला काफी अच्छी और साफ दिल की लड़की लगी। वो अपनी दोस्त की वजह से इतनी ज्यादा शर्मिंदा होकर बोलती थी, मुझे ही शर्मिंदा कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था ताकि उसका एतमाद बहाल हो। कहा, मैंने किसी बात का कोई माइंड नहीं किया, लिहाजा वो ज्यादा सोचे मत। फिर भी उसे मेरी माफी दरकार है तो मैंने उसे माफ कर दिया। वो सुनकर बच्चों की तरह खुश होकर मुझे अपने साथ कॉफी पीने की ऑफर की। पहले तो मैंने सोचा कि इनकार कर दूं, लेकिन फिर उसके मासूम से चेहरे पर छाई खुशी को देखकर मैं इनकार न कर सका और उसके साथ कॉफी पीने की हामी भर ली। और फिर आने वाले कुछ दिनों में हमारी सरसरी सी बात हेलो हाय तक पहुंची और फिर हेलो हाय से हम दोस्त और फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम बहुत ही कम अरसे में एक दूसरे को काफी ज्यादा समझने लगे थे और अपने दुख सुख बिला झिझक एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। नायला खूबसूरत होने के साथ साथ एक बेहद ही सुलझी हुई लड़की थी और उसमें वो तमाम खूबियां थीं जो एक मकान को घर बनाने के लिए काफी होती हैं। हमारे मकान को एक औरत की जरूरत थी और वो जरूरत सिर्फ और सिर्फ नायला पूरी कर सकती थी। मुझे नायला में एक बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ अपने लिए बेहतरीन भाभी और भाई के लिए बेहतरीन बीवी भी नजर आ रही थी। मैंने नायला को अपनी परेशानी से मुतालिक बता रखा था। मैं अपने भाई के लिए किस कदर परेशान हूँ जिसने अपनी सारी जिंदगी मेरे नाम कर रखी है और खुद खुशियों से मुंह मोड़ रखा है। नायला मुझे तसल्ली देती थी और मेरा हौसला बढ़ाती तो मेरा भी हौसला बढ़ा और मैंने सोचा कि अब नायला से शादी की बात कर ही लेनी चाहिए। मैंने एक दिन नायला से पूछ ही लिया कि मैं उसके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ तो क्या भेज सकता हूँ। नायला ने कहा उसे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। वो लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि कॉलेज से एक लड़के ने, जो कि उनकी बेटी का दोस्त भी है, रिश्ता भेज दिया। नायला की बात भी ठीक थी, मुझे कुछ और सोचना चाहिए था और मैंने एक प्लान सोच लिया। मैंने भाई से बात करने के बाद रिश्ते करवाने वाली आंटी से बात की और फिर उन्हीं के तवज्जुह से नायला के घर भाई का रिश्ता लेकर गया। नायला की फैमिली कंजर्वेटिव सही लेकिन काफी खुश अखलाक और मेहमान नवाज थे। उन्होंने हमारी खूब आओ भगत की और सोचने के लिए वक्त मांगा और फिर थोड़ी छान पटक करने के बाद उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। शादी भाई की हो रही थी और खुश मैं था क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनकर मेरे घर आने वाली थी, यानी कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली थी। दोनों तरफ खूब जोरों शोर से शादी की तैयारियां और शॉपिंग्स हो रही थी और फिर बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब नायला सुर्ख जोड़े में रुखसत होकर हमारे घर आ गई। मैंने उस दिन खूब भंगड़ा डाला था और खुलकर खुशी मनाई थी। शौक शौक करके शादी के हंगामे खत्म हो गए। जिंदगी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गई, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव भी था जो आ चुका था और वो बदलाव मेरे लिए काफी तकलीफ दे और हैरत अंगेज था। वो बदलाव नायला में आया था। वो नायला जो मुझ पर जान छिड़कती थी अब मुझसे कतराई कतराई से रहने लगी। पहले जो हम घंटों बातें किया करते थे अब फॉर्मल बात से ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। मुझे तो लगा था नायला के आने से घर में रौनकें दौड़ जाएंगी और जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नायला पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मेरा बेइंतहा ख्याल रखती थी, लेकिन जब से वो मेरी भाभी बनी थी उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मैं तो उसे भाभी बनाकर लाया था, भाभी जो माँ जैसी होती है, और मुझे लगा था कि वो दोस्ती में जितना प्यार मुझसे करती है मेरी माँ यानी भाभी माँ बनकर उससे ज्यादा करेगी। लेकिन नायला के लिए मेरी हर उम्मीद पानी का बुलबुला बन गई थी। लेकिन फिर अचानक से उसमें एक और बदलाव आया। वो एकदम से ठीक हो गई, यानी कि पहले जैसी हो गई। उसने वैसे ही मेरे साथ हंसना बोलना शुरू कर दिया जैसे पहले होती थी। वो काफी अजीब होती जा रही थी। लेकिन जब उसने पूरी तरह से एक भाभी माँ की जिम्मेदारियां निभाना शुरू की तो मैं उससे मुतमईन हो गया। भाई भी उससे काफी खुश थे और उसकी हर बात मानते थे। उसने भाई की मेरे लिए मोहब्बत बांट दी थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। भाई और नायला को खुश देखकर मैं खुश हो जाया करता था। एक दिन रात के वक्त नायला के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। भाई किसी काम में मसरूफ थे तो नायला ने मुझे करीबी क्लिनिक से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देकर सर दर्द की दवाई लाने को कहा। मैं दवाई लेकर लौटा और किचन से ग्लास में पानी डालकर नायला के पास गया और उसे दवाई देने लगा। मुझे एहसास था कि वो कितना ज्यादा थक जाती है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे दवाई देनी चाही तो उसने बहुत ही कुछ अजीब सा काम किया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी थी। ये सब करते हुए उसने अपना दुपट्टा भी उतार कर मेरे कदमों में फेंक दिया और रोने लगी। भाई उसकी आवाज सुनकर कमरे में दौड़ते चले आए। भाई को देखकर नायला भागकर उनके पीछे छुप गई और रोने लगी। मैं नासमझी से इस सारी कार्रवाई को देख रहा था कि हुआ क्या है, और मुझे भाई के जोरदार थप्पड़ ने समझाया कि हुआ क्या है और नायला क्या करना चाहती थी और क्या कर चुकी थी। उसने मुझ पर तोहमत लगाई थी और मुझे मेरे ही भाई की नजरों में गिरा दिया।
उसने भाई से कहा कि मैं उसे ज़बरदस्ती वो दवाई खिलाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने भाई से कहा कि वो दवाई सिर्फ सर दर्द की दवाई है जो नायला ने खुद मंगवाई थी, लेकिन फिर मेरे सर पर एक और आसमान टूटा। जब भाई ने उस दवाई को चेक किया तो वो सर दर्द की नहीं बल्कि नशा आवर दवाई थी। नायला ने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया और ऐसे किया कि मेरा अपना ही भाई मुझे खूनखार नजरों से देख रहा था। मैंने भाई को सच बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरा मुंह मुक्कों से नीलो नील करके मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं भाई की मिन्नतें करता ही रह गया, लेकिन भाई ने अपने घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। वो भाई जो मुझे देख कर जीता था, वो अब मुझे देखना ही नहीं चाह रहा था। तो यह कयामत से भी बड़ी कयामत थी। मैं घर से निकला तो सड़क पर बैठ गया। मेरे पास कोई ऐसा ठिकाना न था जहां मैं जाता। मैंने फ़ोन करके नुमान को बुला लिया और उसे सारी बात बताई। मेरी तरह उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि नायला ऐसी साजिश भी रच सकती है। वो ऐसी तो नहीं थी। उसने ये सब किया था तो क्यों, ये बात ही समझ में नहीं आ रही थी। मुझे उससे बहुत नफरत हो गई थी। नुमान मुझे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गया। मैं बहुत तकलीफ में था। मोहब्बत करने वाले भाई की नफरत सह नहीं सकता था, लेकिन भाई मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। यूं ही बहुत सारे दिन गुजर गए और 2 साल बीत गए। सुनने में आया था भाई के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। सुनकर मैं खुश हुआ था, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि नायला एक दिन मुझसे मिलने आ गई और मेरे पाँव पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और शर्मिंदा थी। और जब मैंने उससे उस घटिया हरकत की वजह पूछी तो उसने जो वजह बताई वो सुनकर मेरी जान निकलने लगी कि मेरा कसूर भी था। उसने बताया कि जब मैंने रिश्ता भेजने की बात की तो नहीं बताया कि मैं अपने भाई के लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ। वो समझी थी कि मैं अपने लिए उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। और जब रिश्ता वगैरह पक्का हो गया तो तब भी उसे पता नहीं चला कि उसकी शादी मुझसे नहीं हो रही, क्योंकि उसके घर का माहौल काफ़ी सख्त था और ऐसी बातें नहीं होती थी। लेकिन निकाह के वक्त उसे पता चल गया था और तब वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। और उसी वक्त से उसे मुझ पर गुस्सा था और इतना शदीद गुस्सा था कि उसने प्लानिंग करके मुझे जलील करके घर से निकलवा दिया। लेकिन अब भाई को सब पता चल गया था और उन्होंने बच्चे छीन कर नायला को घर से निकाल दिया था। नायला बहुत शर्मिंदा थी और रो रही थी कि वो बच्चों और मेरे भाई के बगैर अब नहीं रह सकती। उसे भाई से मोहब्बत हो गई थी और वो अपने किए पर पछता रही थी। अगर वो पछता रही थी तो लाजिम था कि उसे माफ़ कर दिया जाता। उसके साथ अनजाने में जो हुआ मेरी वजह से हुआ, और अब जब भाई की नज़रों में मैं भी सुरखरू हो चुका हूं तो क्या बदला लेना या दिल में बुग़्ज़ रखना चाहिए? मैंने नायला को माफ़ कर दिया और भाई के पास चला गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। तो मैंने शर्त रखी कि वो नायला को माफ़ करेंगे तो मैं उनको माफ़ करूंगा। और फिर थोड़े तरद्दुद के बाद वो नायला को घर वापस ले आए और हमारे घर में फिर से खुशियों के गीत बजने लगे।